तो छोटे शेर ऊंची छलांग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रदीप सर, मेरा आपसे पहला एक सवाल रहेगा, उसके बाद फिर जो हमारे पास लाइव हमारे व्यूअर्स के दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं उस पर हम एक एक करके बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सवाल सर ये रहेगा कि अभी रचित सर ने भी जिक्र किया कि बजट आने वाला है, बड़ा इवेंट एक रहने वाला है। एफआईआईज़ की हम बात कर रहे हैं कि वो भारतीय बाजार में लौटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लगातार एक बिकवाली का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि बजट में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती हैं या फिर किस तरीके की अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि जो एफआईआईज़ हैं वो भारतीय बाजार में लौटते हुए नजर आए? क्योंकि पिछले बजट के बाद से ही अगर हम देखें करीब करीब एक साल हो गया, एफआईआईज़ जो हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। खरीदारी बहुत कम है लेकिन बिकवाली बहुत ज़्यादा है। हालांकि डीआईआई सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एफआईआईज़ का लौटना भी बाजार के लिए ज़रूरी है। तो क्या अनाउंसमेंट्स ऐसी होनी चाहिए? और निफ्टी जो लगातार गिरता जा रहा है, 1200-1300 पॉइंट्स पिछले 11-12 सेशन में गिर चुका है, कैसे रिकवर होगा सर? 1200 पॉइंट्स गिर तो एक ही झटके में गया, लेकिन रिकवरी में कितना टाइम लगेगा इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सिमरन सर, आपको, रचित सर आपको, एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। आई नो मॉर्निंग इतना अच्छा गुड है नहीं, बट फिर भी गुड मॉर्निंग, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए ऑलवेज। एंड स्टार्ट करूंगा थोड़ा मार्केट ओवरलुक, उसके बाद मैं आपके बजट के टॉपिक में भी आ रहा हूँ। देखिए, ये जो आपने एक बात कहा है ना सर कि क्या हम होप कर सकते हैं? सर हम तो होप कर ही रहे हैं और कब से कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि देखिए, जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील को लेके भी बहुत सारे लोग, सभी लोग इनफैक्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम सारे लोग होप ही कर रहे थे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो होप होपलेस पे बन रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का अकेला एक आदमी डोनाल्ड ट्रम्प सर ने, अभी क्या ही बोलूं, डोनाल्ड ट्रम्प सर ही है। पूरे दुनिया में एक हलचल मचा के रखा है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू आगे भी रहेगा, क्योंकि उनका इस बार लास्ट एज ए प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 साल ये कंटिन्यू हम दिखेंगे, लेकिन पेन ना आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है। इनफैक्ट रचित सर ने आपको एक्सप्लेन किया ही है, मैं थोड़ा आपको जी। साइकोलॉजिकल लेवल पे ना कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा हमने इससे पहले कोविड में भी देखा, इससे पहले हमने जब नोटबंदी हुआ था उस टाइम पे भी देखा, इससे पहले हमने डॉट कॉम बबल में भी देखा, लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस के टाइम पे भी देखा है। लेकिन वैसा खराब सिचुएशन अभी नहीं आया, 1,000 पॉइंट ही नीचे आया। लेकिन लोगों को पेन इसमें हो रहा है कि उनका ना भर भर के स्मॉल कैप मिड कैप में पोजीशंस था। अब बहुत सारे लोगों को और ज्यादा पेन हो रहा है जो पोजीशन काट नहीं पाए। 1.5-2 दिन से जो मार्केट नीचे आ रहा है, कल मार्केट नीचे जिस तरीके से 1 बजे के बाद पैनिक आया है, उसके बाद आज भी देखिए 25,000 ब्रेक हो गया था। अभी भी 25,000 के नीचे चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का पैनिक है, आपको इस टाइम पे देखिए 2-3 तरह का व्यू है। अगर आपका पोर्टफोलियो कोई भी, मान लीजिए XYZ स्टॉक आपने लिया है ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहा हूं जो जिनका पोर्टफोलियो 30-40% भी नीचे है, मैं बोलूंगा आपको अभी एग्जिट करने का सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इतना अगर आप झेल सकते हो और 10-15% आप झेल सकते हो तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 5-7% नीचे है और बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल है, तो आप बिल्कुल बने रहिए, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जिनके पास कैश था, आपको धीमे 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 एक बार स्टैगर मैनर पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको देगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने कह दिया कि बजट के लिए हम क्या करेंगे, बजट के लिए क्या होप है, ऑब्वियसली बजट में बहुत ही पॉजिटिव मैं मान के चल रहा हूँ इस बार। आई थिंक गवर्नमेंट को देखना चाहिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल, एक्चुअली इंडिया में ना आप देखेंगे आपको एसटीटी देना पड़ रहा है। ये ओनली फॉर डोनाल्ड ट्रम्प सर का मैटर नहीं है कि ट्रम्प जी ऐसे कर रहे वैसे कर रहे। ऑब्वियसली रचित सर ने ऑलरेडी एक बार हाईलाइट किया, रिजल्ट सेशन भी है। रिजल्ट आप देखिए, आज तो ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट आया था, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी नीचे है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ओवरऑल, जब सेंटीमेंट अच्छा नहीं होता है, आप कितना बढ़िया रिजल्ट पोस्ट कर लीजिए, मार्केट को नीचे ही आना है। देखिए यूपीएल का रिजल्ट आया था, कितना बढ़िया रिजल्ट आया, लेकिन फिर भी कल 8% नीचे था। ये ना दिखाता है कि मार्केट का अभी मूड क्या है। मार्केट का मूड अभी बाइंग पे नहीं है, मार्केट का मूड हर एक उछाल पे शॉर्ट होगा। क्योंकि जब मोमेंटम में हम बाई करते हैं, वैसे ही अभी का मोमेंटम ना नेगेटिव साइड में है, कुछ भी मोमेंटम आएगा ऊपर में टिकेगा नहीं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस निफ्टी का है ना, वो भी ब्रेक हो चुका है। मैं यही बोलूंगा, शांत रहिए, बैठे रहिए, पॉजिटिव रहिए।
लेकिन ज्यादा कुछ मतलब बहुत सारे लोगों ना अलग अलग डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कोविड में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि झेल नहीं पाते लॉस, कुछ अनसर्टेन डिसीजन ले लेते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, घूम फिर के फिर से ऊपर आएगा। लेकिन अभी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। और जो मैं बजट को लेके स्पेशली बोल रहा था, मुझे लगता है कि देखिए इंडिया में ना दो तरह का टैक्स आपको देना पड़ रहा है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी देना पड़ रहा है। एसटीटी आपको बाई करो सेल करो, आपको एसटीटी ले रहा है। आप आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको देना पड़ रहा है। आप अमेरिका में भी देखेंगे एसटीटी नहीं लगता है, सिंगापुर में देखेंगे एसटीटी नहीं लगता है, आप दुबई में देखेंगे एसटीटी नहीं लगता है। इनफैक्ट दुबई सिंगापुर पे नो एसटीसी, नो एलटीसीजी, नो एसटीसीजी। अमेरिका में एलटीसीजी एसटीसीजी लगता है व्हेन यू मेक प्रॉफिट। बट इंडिया में आप देखेंगे एफआईआई का जो रेगुलेशन है वो भी बहुत टाइट है। जी। सो बात अगर यहाँ पे रहा कि क्या होप है, मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा इस बार बजट में एटलीस्ट टैक्स कम होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसको रिड्यूस करके 20% से अगर 15% भी आप करेंगे ना, तो आपका रेवेन्यू जो लास्ट ईयर हुआ है 55,000 करोड़ के आसपास, उसको थोड़ा शॉर्ट टाइम रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ओवर द टाइम में एक विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि जो जेंजीज है ना ये आजकल बाहर जा रहा है, ये आज इंडिया में नहीं रह रहा है। मुझे लगता है कि जेंजीज जितने भी मैं लोगों के साथ बात कर रहा हूँ बोल रहे हैं इंडिया में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम सिंगापुर में जाएंगे, दुबई में जाएंगे। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग। और आज शाम को जो डोनाल्ड ट्रम्प जी का आज एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और जहाँ पे इंडिया का भी 7 से 8 कंपनीज का बिग सीईओज वहाँ पे रहने वाला है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बजट में एफआईआई का जो रेगुलेशन है इसको रिड्यूस होना चाहिए। सेकंड, जो हमारा घरेलू इन्वेस्टर है, जो हम एसटीटी भी दोनों तरफ भर रहा है, जो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 20% दे रहे हैं, इसको तो रिड्यूस होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिड्यूस होना चाहिए। तब जाके ना मार्केट में कुछ मूड बदलेगा एक्चुअल में फंडामेंटली। अदरवाइज मुझे लगता है कि पैनिक सिचुएशंस कंटिन्यू रहेगा। बाकी मार्केट नीचे आया है, आई बिलीव आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप कंफर्ट हो तो डेफिनेटली आपको एग्जिट होना चाहिए। पेशेंस के साथ बने रहिए। अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स आपको नीचे मिल रहा है, अगेन आपको एक एसआईपी मूड पे स्टॉक्स में या तो म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ओके, तो प्रदीप सर का कहना है कि बाजार भले ही नीचे है लेकिन उम्मीद मत छोड़िए, जल्द ही बाजार आपको रिकवरी भी दिखाने वाला है। और बजट की भी यहाँ पर बात करी तो देखना यही होगा कि बजट में क्या कुछ फैसले सरकार की तरफ से अब लिए जाते हैं। चलिए, तो अब दर्शकों के हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, एक एक करके सवाल इनके लेना शुरू करते हैं और बातचीत इस पर करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है मुजाहिद खान जी का। रचित सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये पूछ रहे हैं कि केन्स टेक के इनके पास शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं और 4200 के भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है। अब इनको क्या करना चाहिए? यानी कि इस वक्त ये अच्छे खासे लॉस में है, 4200 पर खरीदारी है, 3400 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए सर इसके अंदर? देखिए, अभी प्रैक्टिकली जितने लॉस में पे हैं, अभी ज़्यादा कुछ हमारे पास करने के लिए है नहीं। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही है, वेरी फ्रैंकली मैं कोई फॉल्स होप भी नहीं देना चाहूंगा। जी। मैं एक क्लियर केस इनको बता देता हूं कि अभी मुझे लग रहा है आपका डाउनसाइड फर्दर बढ़ता हुआ दिखेगा, आपका पेन फर्दर बढ़ता हुआ दिखेगा। आई डोंट सी एनी रिस्पाइट बिफोर 3110। और क्योंकि आपने इतना ऊपर ले रखा है, ऑलरेडी यू आर रीलिंग अंडर डिसेंट अमाउंट ऑफ लॉस। अभी एक बार मेंटेन करें, बट जिस तरीके से डाउन साइड दिख रहा है, जिस तरीके से मार्केट कंडीशन दिख रही है, मैं एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं अभी बोलूंगा फॉर द टाइम भी मेंटेन करेंगे। लोअर लेवल्स पे जब ये आता है अराउंड 3100, हम एक बार रिकंसिडर करेंगे कि उस टाइम मार्केट कंडीशन किस तरीके से है। क्योंकि सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है जो मार्केट का पेन पॉइंट बढ़ा रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मार्केट का पेन पॉइंट बढ़ा रहा है। मान लेते हैं 1-2 क्वार्टर के बाद जब मार्केट में रिस्पाइट आएगा, उसके बाद जब आपको कवरिंग दिखेगी, तो मैं समझता हूं जैसे ही ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा और 3830 के ऊपर मेंटेन करेगा, आपका भाव भी आएगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट्स भी आएंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग जिस लेवल पे आपने लिया, जहां बैठे हैं और जो डाउन साइड दिख रहा है, आपके लिए कुछ भी करना मैं एडवाइजेबल नहीं बोलूंगा। ओके, तो मुजाहिद जी, फिलहाल आपको केन्स टेक के अंदर कुछ भी नहीं करना, आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या आप इसमें करना चाहते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है सर, ये मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं, शौनक जी इनका नाम है। शौनक जी पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और जियो फाइनेंस, क्या आज इन्हें बाय कर सकते हैं? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इस वक्त 2% नीचे
कारोबार कर रहा है और जियो फाइनेंशियल भी इस वक्त डाउन है। तो प्रदीप सर, क्या करना चाहिए इनमें, दोनों में एंट्री कर सकते हैं क्या आज? देखिए मुझे लगता है कि JSW इंफ्रा को अभी तो फिलहाल अवॉइड कीजिए। बाकी जियो फिनांस सबके वास्ट लिस्ट में ऐड करके रखिए। ओके। 265 चल रहा है, मुझे लगता है कि 225 to 30 अगर आता है उस टाइम पे आपको एक बार पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, अगेन विद ए टारगेट ऑफ 300 प्लस का। लेकिन अभी नहीं, पहले नीचे आ रहा है, नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप पोजीशन बिल्ड कीजिए, लेकिन अभी नहीं। ओके, ठीक है सर। नैन्सी जी का अगला सवाल हमारे पास आया है। ये नैन्सी जी पूछ रहे हैं कि कैम्स इनके पास है 765 रुपीज़ पर इन्होंने ख़रीदारी की है इसके अंदर, और ABDL 510 रुपये पर इन्होंने ख़रीदा है। तो इनके अंदर क्या करना चाहिए सर? क्या ये इसमें और एड ऑन कर सकते हैं? रचित सर, आप क्या देखिए जानना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज अभी इनको बोल देता हूँ कि अब मैं बोलूंगा ना तो फिर ये बात हो जाएगी कि हर बात पे ये आदमी इतना डाइसी, इतना नेगेटिव क्यों हो रहा जी। है। प्रैक्टिकली अभी ना आप देखिए यूएस में यूपी में यूएस इतना ज्यादा जबान पे चढ़ गया है। यूपी में एक एक्साइज रिविजन की बात चल रही है, बीइंग द बिगेस्ट स्टेट, और कुछ कुछ कंपनीज लिकर स्टॉक्स जो है वो वहां पे बहुत स्ट्रांगली पोजीशन है। वहां से एक डेंट आ रहा है। दूसरी बात एक और ये भी आ रही है कि अभी सिन टैक्स लग सकता है लिकर में, और वो कहीं ना कहीं एक प्राइसिंग प्रेशर और एक मार्जिन स्क्वीज आपको देता हुआ दिख सकता है। मैं इसके लिए भी आपको बोलूंगा, फॉर द टाइम बीइंग कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, अभी वेट एंड वॉच पे रहें, बजट आ जाए। बजट के बाद आपको कहीं ये एक स्टडी परफॉर्मेंस करता हुआ दिखे, कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होता हुआ दिखे 410 रुपए, 408 रुपए के आसपास, वहां पे हम रिविजिट करेंगे। गिवन अ चांस, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सिंटैक्स नहीं लगता है, तो वैसे ही आपको रिकवरी आती हुई दिखेगी। और इतना वॉलेटाइल मार्केट में जो आपका अभी डिस्काउंट चल रहा है वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं आपको एवरेज करने के लिए बोलूंगा। लोअर लेवल पे एक बार देखेंगे एवरेज करने के लिए, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। लेट्स वेट फॉर द बजट। अगर सरकार सिंटैक्स लगा देती है तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ फॉर द टाइम बीइंग दिख सकता है। ओके, ठीक है सर। प्रदीप सर, अगला सवाल आपसे रहेगा। बिमल सिंह जी हैं, ये थोड़े से निराश हैं यहाँ पर। ये बोल रहे हैं कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो लाल है, सिचुएशन बहुत ख़राब है इनके पोर्टफोलियो की। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अभी और इंतज़ार करें? ये 30% जो इनके पास अपना कॉर्पस इन्होंने जो भी बनाया होगा इन्वेस्टमेंट का, 30% ये इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो आगे के लिए ये अभी पैसा लगा दें या फिर और इंतज़ार करें सर? देखिए तीन तरह का व्यू है। जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और जिन्होंने पूरा ये जो करेक्शन है इसमें एग्जिट नहीं मिला, उनके लिए व्यू है आप बने रहिए। क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में सपोज एग्जाम्पल 1 लाख था और आप देख रहे हो 35% एंड 40% नेगेटिव, ऐसा भी बहुत सारे कंपनीज है जो नीचे आया है लास्ट दो जी। हफ्ते से, आपको बेचना नहीं है। ये कोई होप नहीं है। ये एज ए इन्वेस्टर्स, क्योंकि मैं डेली ना बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से, ये मैं ना बात करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, इसीलिए ना मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट आपको हाईलाइट किया था, आपको बेचना नहीं, आप बने जी। रहिए। क्योंकि आप बेचेंगे, बेचने के बाद आप लॉस बुक करेंगे, अब फिर से कौन सा स्टॉक अभी खरीदेंगे जो स्टॉक फिर से आपको रिकवरी होगा? अगर आपको अच्छा बढ़िया कंपनी आपने लिया है और थोड़ा बहुत आप नुकसान में हो, बिल्कुल आप बने रहिए। और 6 महीना आपका पेन होगा, फिर से जी। मार्केट आपको ऊपर मिलेंगे। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग लोगों के लिए। सेकेंड थिंग, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं बोलूंगा जिस तरीके से लास्ट 2 दिन से पेन चल रहा है, आप ना ऐसे पेन मार्केट में अच्छे कंपनीज ढूंढिए। अगर हम आईटी में जाएंगे, TCS, अगर हम बैंक पे देखेंगे, HDFC बैंक ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, HDFC बैंक पे बहुत बढ़िया वैल्यूएशन है। रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक 1600 से नीचे गिर के 1500 के नीचे चल रहा है। तो ना जी। एक स्टैगर मैनर पे हर एक जैसा कि मार्केट नीचे, कल को अगर 24,000 मार्केट आता है, उस टाइम पे भी आपके पास एवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए। अब द थिंग इसकी, उस टाइम पे क्या आपके पास पैसा होगा? आंसर इज, अगर यस है तो फिर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए बिल्कुल। तो आप ना प्रिपरेशंस रखिए वो सिचुएशन के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्टिंग कीजिए, रदर देन कि नहीं 24,950 25,000 के आसपास का निफ्टी चल रहा है, मतलब आपको पूरा पैसा अभी इन्वेस्ट करना है। तो आंसर इज नो। आपको अभी थोड़ा कीजिए, 25% अभी कीजिए,
24,500 में और 50% कीजिए, 24,000 में और कीजिए, क्योंकि नो बडी विल प्रिडिक्ट द बॉटम, नो बडी विल प्रिडिक्ट द टॉप। दुनिया में ऐसा कोई आदमी मैंने देखा नहीं आज तक मेरे करियर में। तो जितने भी लोगों को आप देखते हो ना, सुनते हो ना, ये सब कुछ अपने अपने एक इंटरप्रिटेशन रहता है, लेकिन बॉटम कहाँ पे जाएगा एक्चुअल में, देखिए आप 2 दिन पहले किसी को पूछेंगे, 2 दिन पहले कोई एक एनालिस्ट नहीं मिलेंगे मार्केट में आपको जो बताएंगे कि 2 दिन में आपको 24,950 दिखेंगे। सो जी वो कहने के लिए होता है। सो वेना लॉजिक है, जब आप साइकोलॉजी पे खेलेंगे ना मार्केट में, तब आप पैसा बना पाएंगे। तो व्यू दोनों तरह का है। अगर आप अभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सो आप स्टैगर मैनर पे स्टार्ट कीजिए इन्वेस्ट करना। और अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और कंडीशन भी मैं दे रहा हूँ 30% से ज्यादा आपका लॉस है, तो फिर आप बने रहिए, लॉस को काटिए मत। मैं बोलूंगा आपको पूरा मतलब वो एक होप नेगेटिव होके बैठने का कोई मतलब नहीं बनेगा इस सिचुएशन में। ऑब्वियसली नेगेटिव सिचुएशन है पूरे दुनिया भर का। मतलब मैं देख रहा था जो ग्रीनलैंड का प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री है, उनको मैं सुन रहा था, वो भी बोल रहे हमें पता नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प जी क्या करने वाले हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और जियो पॉलिटिकल टेंशन ये साल भर चलेगा। ठीक है सर। अगला सवाल रचित सर, स्पेशली ये आपके लिए सवाल आया है, और पहले भी हमने जब शो किया था तब भी आपके लिए इनका सवाल आया था। रमन राजपूत जी, ये सोल्जर हैं इंडियन आर्मी में, और ये कह रहे हैं कि रचित सर आपके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं ये। इनका सवाल 2 शेयर्स पर है सर। ये बोल रहे हैं कि इनके पास इंडो यूएस बायोटेक के शेयर्स हैं, और इसी के साथ एम क्लाउड के शेयर्स भी इनके पोर्टफोलियो में हैं। अभी पूछ रहे हैं कि ये कब तक इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर क्या स्ट्रेटजी इन दोनों शेयर्स के अंदर इनको रखनी चाहिए सर? पहले तो इनको नमस्कार। और अब अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट्स करते हैं, बट फैन मत बोला करिए, फ्रेंड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी। और आई बिलीव इनसे पहले भी हमारी बात हुई थी। हाँ जी। और ये जो एम क्लाउड शेयर की बात हुई थी, इसमें इनको क्लियरली जो सिचुएशन बनती हुई दिखी थी, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं अभी ये मूवमेंट कर रहा है। इसमें कुछ भी अभी ये नहीं कर सकते हैं, और लोअर लेवल पे मैं उनको एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, अभी बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही एक स्ट्रेंथ मार्केट में कहीं दिखेगा, उसके बाद ही इसमें बाउंस बैक आएगा, और हो सकता है आपको 32-33 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिखे। इसके साथ साथ इंडो यूएस, अब देखिए, एक तो जो नाम है ना, वो अपने आप में एक पेन पॉइंट बन गया, इंडो जी। यूएस। 1 साल हो गया इंडो यूएस सुनते सुनते कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। बट जोक्स अपार्ट, रियलिटी ये है, प्रॉफिट्स कंपनी के अच्छे नहीं हैं। इसमें मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, और कंपनी का साइज बहुत छोटा है, 226 मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। बहुत ज्यादा इसमें भी अभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप जितना देख पा रहे हैं ना, ये एक इसका जो प्रोडक्ट है वेजिटेबल सीड, यही हमारे और यूएस के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, बिकॉज वो अपने जो क्रॉप लाइनअप है वो लाने में लगे हुए हैं, हाइब्रिड और वो सारी चीजें। तो ये कंपनी भी आपको भी फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं परफॉर्म करती हुई दिखेगी। जब भी आपको हायर लेवल मिले, कहीं भी 124 के आसपास, एक बार यू हैव टू कट योर लॉसेस एंड एग्जिट। और इसके पीछे का मैं आपको एक कारण बता दूं, जो हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी क्यों है। देखिए, और लॉन्ग टर्म की ही हम बात क्यों कर रहे हैं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि मेड बी बजट, मेड बी द यूरोपियन ट्रेड डील। क्योंकि आप देखें, जो ईयू की चीफ के स्टेटमेंट के बाद आज मार्केट जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई भी चीज अभी कवर नहीं कर सकती जो फिएस्को डोनाल्ड ट्रंप फैला रहे हैं अभी सिस्टम के अंदर। जब तक उन्होंने ग्रीनलैंड को लेके ईयू पे प्रेस नहीं किया था टैरिफ, तब तक सिचुएशन तब भी थोड़ी सी ठीक लगती थी। नाउ इट हैज बिकम डाइसी। मैं आपके साथ ट्रेड डील कर चुका था। आप मेरे पे टैरिफ अगर आप लगा रहे हैं, तो वो ट्रेड डील का जो डॉक्यूमेंट आपने मैंने साइन किया था, उसका वैलिडेशन आपने वही नल एंड वॉइड कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप अब मसल पावर भी यूज कर रहे हैं, सेंटिमेंटल पावर भी यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल पावर भी यूज कर रहे हैं। ही इज ऑन अ स्प्री। ग्रीनलैंड इज नॉट द एंड ऑफ इट। अभी क्यूबा, मेक्सिको एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल रिमेनिंग। दिस मैन इज ऑन अ किलिंग स्प्री। अभी फॉर द टाइम बीइंग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट और एक्साइटमेंट का कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है रचित सर। अगला सवाल अलीज़ा जी का है। प्रदीप सर ये पूछ रही हैं कि IRFC इन्होंने 140 रुपये पर इसमें ख़रीदारी की है, और दूसरा है मिधानी 354 रुपीज़, इसमें भी इनका बाइंग प्राइस है। दोनों शेयर में सर ये स्ट्रेटेजी जानना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए दोनों में आगे।
देखिए मैं दोनों स्टॉक्स में ही देख रहा हूँ और नीचे गिरावट आईआरएफ से भी 114 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जी। 107 108 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है मुझे लगता है कि और नीचे आ सकता है। तो आप उस हिसाब से देखिए, व्यू इसमें पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट 2-3 हफ्ता पहले भी एक बाइंग बना था ओवरऑल रेलवे में, लेकिन मेरा व्यू नेगेटिव ही था स्टिल, अभी भी नेगेटिव ही है। मुझे लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। सेकंड जो स्टॉक्स आपने बताया वो है मिश्रो धातु निगम, जी इदानी। बिल्कुल। 341 के आसपास है, आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ना यहाँ पे 315 के आसपास मेंटेन कीजिए और बने रहिए। स्टॉक में मोमेंटम पॉसिबल होगा 375 क्रॉस होने के बाद। अब 375 इजीली आपको 1-2 दिन, 5 दिन, 1 महीने में मुझे लगता नहीं कि आपको मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल इन्वायरमेंट सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो आपको पेशेंस के साथ अभी बने रहना है। और जो हम स्टॉप लॉस के बारे में बता रहे, अगर कभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है आपको एग्जिट होना है। अगर आप एग्जिट नहीं होते हो तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स नहीं माने जाएंगे, आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के तरह आपको सोचना पड़ेगा। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तरह सोचेंगे तब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तरह एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचते हैं वी आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बट जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है वी आर नॉट फीलिंग वी आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वी फील कि ये क्या, कहाँ पे मैंने पैसा डाल दिया है। ये बात ऐसा ही है कि आपको ना ये व्यू लेके चलना पड़ेगा। दोनों स्टॉक्स में ही शॉर्ट टाइम में नेगेटिव व्यू है। मिधानी 375 ब्रेक होने के बाद इसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने का हाई पॉसिबिलिटीज रहेगा। ओके ठीक है सर। अच्छा प्रदीप सर, एक सवाल सोहेल राणा जी का है वारी एनर्जीज पर। ये पूछ रहे हैं कि इनका जो बाइंग प्राइस है वारी एनर्जीज में वो है 3510 रुपये। इसमें इनको क्या करना चाहिए? मैं ना यही इन सारे लोगों के लिए ही बताया स्टार्टिंग में एक व्यू, उसको एक बार रिपीट करना पसंद करूंगा एक बार। इसीलिए अगर आपने 3500 पे खरीदा है, अभी 2413 चल रहा है, मतलब आज तक आपने स्टॉप लॉस लिया नहीं है। अब मैं वायरी के लिए सपोर्ट देख रहा था 2050 एंड 2100, उससे पहले मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं लग रहा है। और जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम खराब हुआ है, मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी 300 पॉइंट नीचे, मिनिमम 250 पॉइंट नीचे मैं देख पा रहा हूँ। सो अगर आपने 1000 पॉइंट झेल लिया और 200-300 पॉइंट भी झेल लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बेचिए मत, क्योंकि बेचेंगे ना रिकवरी इजीली होता नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हमारा जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट होने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसको रिकवर होने में 2-3 महीना, 1 साल, 2 साल लग जाता है। बिल्कुल। तो वही है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ चीज हो गया है कि आपने 3000 पे नहीं एग्जिट किया, 2800 पे नहीं एग्जिट किया, 2600 पे भी एग्जिट नहीं किया, तो थोड़ा पेन के आसपास आई कैन अंडरस्टैंड। मैं तो आज मतलब इन्वेस्टर्स को फील कर पा रहा हूँ कि उनका पोर्टफोलियो कितना रेड है, लास्ट 48 आवर्स में क्या क्या हुआ है, आई कैन फील। सो मैं ना ऐसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप बेचिए मत, बने रहिए। 2050 2100 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है कि वहां तक आने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ बेस फॉर्मेशन बना सकता है, लेकिन अभी भी कुछ मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। इसीलिए एक बार वेट एंड वॉच करने जैसा सिचुएशन रहेगा। फ्रेश पोजिशन अभी बिल्ड करने जैसा सिचुएशन है नहीं। ओके। रचित सर, एक सवाल हमारे पास म्यूचुअल फंड्स पर है, शेयर्स पर नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास ना दो म्यूचुअल फंड हैं, एक है मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप और दूसरा है मोतीलाल मिड कैप फंड। अब के ये पूछ रहे हैं कि क्या उसको मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं? कोस्ट प्राइस से 3-4% नीचे इनको कह रहे हैं कि मिल रहा है वो। यू डोंट डू दैट, मतलब ये तो सुसाइड से ज्यादा खराब चीज हो सकती है। ओके। प्रैक्टिकली आप जो एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, आप एक चीज समझिए, एक अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, उससे शिफ्ट की बात कर रहे हैं। और कहाँ शिफ्ट की बात कर रहे हैं? जो ऑलरेडी ओवर प्राइज्ड है। बिल्कुल। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ओवर प्राइज्ड है, देयर विल कम अ टाइम। अभी आई बिन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट, दो जहां से मैं सिल्वर पे सबको एग्जिट कॉल दिया हूं। वो क्या होता है ना, एक चीज आप समझने की चेष्टा करिएगा कि बिकॉज वी फॉलो द फंडामेंटल्स बिफोर द टेक्निकल्स। टेक्निकल्स हम बाद में देखते हैं, पहले फंडामेंटल्स को हम देख के समझते हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हो रही है। जी। सिल्वर इतना स्ट्रेच हो चुका है कि इट इज इम्प्रैक्टिकली प्राइस्ड। अब सिल्वर में पोजीशन बनाना और रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी पे रख के चलाना एक ही बराबर है। हम्म। दिस प्राइस मोमेंटम कैन नॉट बी मेंटेन्ड। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्राइस मोमेंटम मेंटेन रहता है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये 4 लाख 5 लाख जितनी अब कमेंट्री आ रही है, जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं कि हाँ साहब अभी तो ये और अपसाइड है, ये अनरीजनेबल बात है। इतना वैल्यू, इतना यूजेज नहीं है सिल्वर का। गोल्ड में आई विल स्टिल सजेस्ट कि हाँ एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, बट सिल्वर की प्राइसिंग एक फियास्को से कम कुछ भी नहीं है। और अगर ये मेंटेन रह गई
आपकी इंडस्ट्रीज क्रैश करेंगी। एंड व्हाई डू आई से सो? बिकॉज सिल्वर एक्चुअली गेट्स इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्जिन प्रेशर इतना बड़ा हो जाएगा, कस्टमर को पास ऑन करना कंपनीज के हाथ में नहीं रहेगा। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की कंपनीज है, आपके शो में पहले भी हम ये बात डिस्कस कर जी। चुके हैं, बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा। यू डोंट डू दैट। अभी जहां पे आप हैं वहीं पे रहिए। अगर आप फंड और इन्फ्यूज करने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा बेटर रहेगा अब आप कोई लार्ज कैप फंड ढूंढ लें। वो ज्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि मिड कैप एक पेन पॉइंट में है। मिड कैप का पेन पॉइंट अभी नहीं खत्म होता हुआ दिख रहा, और फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिखेगा। लार्ज कैप में पोजीशन करें, ज्यादा सेफ, ज्यादा बेटर रहेगा। गोल्ड सिल्वर यहाँ पे खरीदना नहीं भैया, हमारी तो हिम्मत नहीं है। अच्छा सर, सिल्वर को लेकर ना जिस तरीके से देखें कि पिछले 6-7 महीने या 1 साल के अंदर जितनी तेज़ी सिल्वर के अंदर आई है, लोगों में फोमो भी हो गया कि यार हमने यहाँ पर पैसा क्यों नहीं लगाया, है ना। इसी तरीके का ना हमारे पास एक सवाल भी सर आया है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रदीप सर, आपसे भी इस पर जानना चाहेंगे कि अजीत जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने नवंबर में 40,000 रुपये लगाए थे सिल्वर ईटीएफ के अंदर, HDFC सिल्वर ईटीएफ में, और आज जो इनका प्राइस है यानी कि 1.5-2 महीने के अंदर वो डबल हो चुका है। मतलब इनका 40,000 लगाए थे वो 80,000 रुपये बन चुके हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अब इनके पास 20-30 हज़ार रुपये और लमसम पड़े हुए हैं और ये उसमें लगाना चाहते हैं, तो क्या अभी लगा सकते हैं या थोड़ा सा इंतज़ार करें या फिर ना ही लगाएं, कहीं और उसको पैसे को लगाएं? प्रदीप सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पर। देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने पैसा लगाया था तो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुका है। जो आपने पर्टिकुलर एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ के बाद बोल रहे हो, जी। आज भी ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है, 310 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि उनको ना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एग्जिट आप टेक्निकल एनालिसिस से कीजिए, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो सकता है आपके लिए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लास्ट 2 घंटे का जो प्राइस है, उसका जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है, उसका एक स्टॉप लॉस मैं आपको देना पसंद करूंगा, वो है 290। 290 पे ना आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्योंकि इससे पहले ना हमने एक जमाना ऐसा भी देखा है, वहां पे हम लोग बात नहीं करते थे कि ईटीएफ में स्टॉप लॉस। अच्छा, ईटीएफ में 2 घंटे का मतलब एटलीस्ट एक वीक, एक दिन का एक मूविंग एवरेज हम मेंटेन करते टेक्निकल में, लेकिन 2 घंटे का मूविंग एवरेज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 220 से स्टार्ट होके अभी 310 में आ गया। कभी भी अपना 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है ना, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया है। सो आई बिलीव अगर 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है, इसका कॉम्बिनेशन अगर हम कैलकुलेशन करते, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है ना, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, ये खराब हो सकता है। अब क्योंकि सिल्वर गोल्ड इतना ऊपर है, और मुझे लगता नहीं कि इस फोमो में, फोमो का फुल फॉर्म भी वही होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जी। उसमें आपको नहीं आना है। सो मुझे लगता है कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 290 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जब तक ये ऊपर आता रहेगा, आप बस आपका जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से मेंटेन करते रहिए। जैसे ही अभी 310 चल रहा है, 330 335 क्रॉस करेगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, 290 से करके मैं 305 में कर दूंगा, तो जो मेरा प्रॉफिट रहेगा ना, वो प्रोटेक्ट हो गया ना। तो बस ऐसे करके आपको चलना है, क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है कि क्रैश हो जाए। हो सकता है कि, मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं क्योंकि इतना माहौल खराब है ना, तो इसीलिए ये अभी गिरेगा नहीं। लेकिन क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, ये एक तो नीचे आएगा, अदरवाइज कंसोलिडेट करेगा। ज्यादा पॉसिबिलिटीज थोड़ा गिरने के बाद कंसोलिडेशन करने का ही ज्यादा है। ओवरऑल व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इतना इंक्रीज हुआ है, हिम्मत नहीं है फ्रेश बाय करने का। और कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 290 पे। ओके, 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचित सर, फटाफट से आपसे भी एक छोटा सा टेक चाहूँगा कि 40 का 80 हो गया सर, डबल हो गया मेरा पैसा, अब मैं और लगा दूं क्या 20-30 हज़ार रुपये? नहीं नहीं, देखिए जवाब पहले भी दे चुके थे। और बिकॉज टेक्निकल ग्राउंड्स पे प्रदीप भाई ज्यादा स्ट्रांग हैं, और जी। इन्होंने जितनी भी अभी पिछले 5 मिनट में बातें करी हैं, वो एवरेजेस और सब, वो मुझे पढ़ना भी नहीं आता है। तो आई वुड सजेस्ट स्टॉप लॉस जो इन्होंने सुझाया है, आप उसी के साथ स्टिक अराउंड करें। फ्रेश फंड इन्फ्यूज नहीं करना है। पैसे रखे हैं, लुक एट बेटर स्टॉक्स। अगर नहीं स्टॉक्स तो निफ्टी ईटीएफ में आप पैसा डालिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि इतने ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस में आप जी। और अपना फंड इन्फ्यूज करें। ठीक है सर, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सुपर चैट में सवाल आया है सचिन जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास रिलायंस एफएनओ 2 लोट हैं, अब एग्जिट करें या होल्ड करें? 1450 रुपये इनका बाइंग प्राइस है। प्रदीप सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? कितने प्राइस पे है? 1450। उन्होंने बाई किए करके रखा है। हाँ जी।
अभी पूछ रहे हैं एग्जिट करें या होल्ड करें सर? कौन सा एक्सपायरी ये बताया, जनवरी नहीं फरवरी? सर, ये एक्सपायरी इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा। ओके, देखिए अगर आपने जान का फ्यूचर आपने लिया है तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी ऑन नियरी है। सो आपको बेचना चाहिए, अब तो एग्जिट ही आपको करना पड़ेगा। और अगर आपका अगर आपने यहाँ पे जो है व्यू आपका थोड़ा बहुत, मैं एक्चुअली सुन नहीं पाया, सो सॉरी, आपने कॉल ऑप्शन बोला है या फ्यूचर बोला है? सर इन्होंने FNO बोला है। एफ एन ओ सर फ्यूचर ऑप्शंस होता है, अब जी जी फ्यूचर जी में बात करेंगे वो अलग है, अगर आपने ऑप्शंस में लिया है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो जी। मैं समझ नहीं पाया ठीक से। इन्होंने यहाँ पर हमें भी सवाल इनका थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इन्होंने सिर्फ इतना ओके, लिखा कि तो कोई बात नहीं, मैं आपको जी कैश का, मैं आपको कैश, मैं आपको भी ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहूंगा। जी। मैं आपको ओवरऑल कैश का ही बता देता हूँ। देखिए कैश का ऑलरेडी हमने देखा है 134 1382 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सपोर्ट अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 1347 1350 के आसपास है। अब इतना ज्यादा एक नीचे आ चुका है, आप देखेंगे 1597 1600 से लगातार नीचे आ रहा है। हमारा व्यू ना यहाँ पे ओवर द लॉन्ग टाइम पॉजिटिव है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री है, नीचे आ रहा है, तो स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में या तो ऑप्शंस में कुछ भी पोजीशन लिया है और आपका ज्यादा नुकसान हो रहा है और एक्सपायरी भी सामने आ रहा है, क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से भेजा नहीं तो मैं समझ नहीं जी। पाया, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। बाकी एक बार इसमें मुझे लगता है कि 1350 1360 पे एक बार स्टैगर मैनर पे आपको एक बार बाय करना चाहिए। ठीक है सर। रचित सर, अगला सवाल हमारे पास मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं श्रवण सिंह। इनका सवाल यह है कि नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, इसमें स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट इतनी ख़राब है, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? एंट्री करनी चाहिए, फ्रेश एंट्री इसमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रखें सर? देखिए, अगर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मतलब फंडामेंटल की, अरे टेक्निकल की बात हो रही है, जी। टेक्निकल की बात हो रही है, तो आई थिंक प्रदीप भाई इज द बेटर मैन एंड आई वुड सजेस्ट कि एक बार उनसे हम ओवरव्यू ले लें। जहां तक फंडामेंटल की बात है, फंडामेंटली मुझे ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है, जिस तरीके के ये बिजनेस में है, आप अगर यहाँ पे लेना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन, तो बिल्कुल एक बार ले सकते हैं, गिवन अ चांस, अगर आपको लेनी ही है। वैसे तो जी। मैं मार्केट में अभी कोई फ्रेश पोजीशन एडवाइस नहीं कर पा रहा हूँ। और इसमें एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा दूंगा। 148 के स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन बनानी होगी। जहां तक टारगेट्स की बात है, 168 एंड 174 के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं। बट एक तो ये स्लो मूविंग है, ये रिट है, तो उस हिसाब से ही अपनी पोजीशन बनाइएगा। अभी मैं जितना समझ पा रहा हूँ, एक पॉइंट आएगा जब आपको इनमें भी हैमरिंग आती हुई देखने को मिलेगी, जब कहीं से फंड लिक्विडेट नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाइएगा। बहुत ज्यादा कंफर्ट तो मैं देख नहीं पा रहा। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल नवीन जी का हमारे पास आया है। प्रदीप सर, ये पूछ रहे हैं मोस्चिप, इनका बाइंग प्राइस मोस्चिप के अंदर है 245 रुपीज़, तो अब इनको इसके अंदर क्या करना चाहिए सर? देखिए मॉस्चिप ना ओवरऑल हमने 2 3 बार रिकमेंड किया था, 2 बार टारगेट आया और इसका एक स्टॉप लॉस बताया गया था 225। तो 225 में अगर किसी ने काटा नहीं है तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट निकल के आएगा ना, वो ऑलमोस्ट अभी मुझे लग रहा है कि एक बार 150 160 आ सकता है। ओवरऑल ओके। थीम बढ़िया है, ये भी चलेगा। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल एनवायरनमेंट खराब हुआ है, अभी तो नहीं चलेंगे। सो अगर आपने ऊपर के लेवल पे इसको बेचा नहीं है या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं किया है, जो भी है, सो आप एक बार अभी बने रहिए। आपको ना 165 150 एक बार आते हुए दिखाई देंगे, फिर से ना बेस बनेगा। बेस बनने के बाद फिर से जब बाउंस बैक करेगा उस टाइम पे आपको बेचना है। ओवरऑल ये थीम चलेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट आपने क्योंकि बेचा नहीं है तो इसलिए अभी वेट कीजिए, एग्जिट मत कीजिए अभी। ठीक है प्रदीप सर, अगला सवाल भी आपके लिए है। ये पूछ रहे हैं कि पारस के शेयर्स हैं इनके पास, 700 रुपये के भाव पर इनकी खरीदारी है। अब ये पूछ रहे हैं कि 26 की स्पीच के बाद कौन से डिफेंस शेयर के अंदर, डिफेंस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना ठीक रहेगा सर? देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। जिस तरीके से ओवरऑल डिफेंस सेक्टर बूम हुआ है लास्ट कुछ दिनों में, लास्ट कुछ सालों में, ऑलरेडी ना बहुत सालों का प्राइस जो है अभी डिस्काउंटेड हो चुका है। अब देखेंगे स्पेशली अगर पारास डिफेंस की बात करेंगे हम, तो जब पारस डिफेंस स्टार्टिंग में भागा था
टॉप से मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2021 का, उस टाइम पे अपने टॉप से ऑल टाइम हाई से 53% करेक्शन हुआ। अगेन सब कुछ रिकवर होके फिर से जो न्यू टॉप बना, बाद का जो करेक्शन है ना उस टाइम पे ऑलमोस्ट 30% करेक्शन हुआ। ये मैं दिसंबर 23 का बात कर रहा हूँ। जी। अगेन फिर से सब कुछ रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद ना जब ऑलमोस्ट जुलाई 24 में था, जुलाई 24 से जब नीचे गिरा हमने देखा ऑलमोस्ट 47% नीचे गिरा। अगेन सब कुछ रिकवर हुआ। रिकवर होने के बाद जो टॉप बना था ना 973 970 के अराउंड पे, ये बात कर रहा हूं मैं जून 25 में। उसके बाद से अभी तक ऑलमोस्ट 37% नीचे आ चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। सो अकॉर्डिंग द पास्ट अगर हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे 48%, मैक्सिमम 50% इससे ज्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ है पास्ट में भी। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 3 बार 4 बार हो चुका है। तो इन्वेस्ट करना है पारास में, मुझे लगता है कि और करेंट जोन से भी 7 to 10% का फॉल हो सकता है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू है, और बजट में भी इस साल आप देखेंगे बहुत बढ़िया ग्रोथ होने वाला है। इनफैक्ट मैं एक स्टडी भी कर रहा था, आप अगर देखेंगे जब जिस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट था, जिस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट आया, बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे डिफेंस में ऑलमोस्ट 3x बूस्ट आया। सो ओवरऑल ना 10 से 15% ग्रोथ साल भर रहता है। ऐसा नहीं कि इमीडिएट लेवल पे भागेगा। हाँ, वो बात अलग हो जाता है कि एक तरफा रैली आता है, स्टॉक मार्केट है, 2 साल का 3 साल का प्राइस आज ही आ जाता है, ऐसा हमने देखा है बहुत बार। तो इसीलिए ना आपका व्यू यहाँ पे अभी पॉजिटिव ही रखना चाहिए। नीचे आ रहा है और 10% नीचे आ सकता है, आपको एवरेज करना है, फ्रेश बाय करना है। अगेन आपको नेक्स्ट 1.5 साल में ही ऑल टाइम हाई मैक्सिमम आते हुए दिखेंगे, एज पर द हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। ठीक है सर। रचित सर, अगला सवाल हमारे पास जो आया है, इनका यूट्यूब हैंडल है लैंडमार्क ग्वालियर। ये पूछ रहे हैं सर कि वीएसटी इंडस्ट्रीज़ पर आपका क्या नज़रिया है। इनके पोर्टफोलियो में है 265 पर इन्होंने इसमें ख़रीदारी की है। क्या ये इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर अभी वेट करें? देखिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से ये पोजीशनड है, और जो हमने फियास्को देखा था अभी पूरा का पूरा इस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। बट अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक टर्न अराउंड भी होता हुआ बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एंड द रीजन बीन इज कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बंगाल इलेक्शन। जी। बंगाल इलेक्शन हमारे बहुत जल्दी आ रहे हैं। उसके पहले पूरा टबैको इंडस्ट्री में जो आपने एक कार्नेज किया है, अब मैं समझता हूँ बजट में उसका कुछ भी आपको और ज्यादा नहीं देखने को मिलना चाहिए। तो इंडस्ट्री एक अच्छी लग रही है। कंपनी में देखें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी लो है, और अदर इनकम भी 141 करोड़ का आपको एक पार्ट देखने को मिल रहा है। बट आपने एक ठीक प्राइस पॉइंट पे लिया है। मैं समझता हूँ आप भी आप इसको मेंटेन करें, कुछ भी बढ़ाने की चेष्टा ना करें। एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग मैं आपको बोलूंगा 250 लेवल्स, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे मार्केट में थोड़ा सा रिस्पाइट आएगा, बीटन डाउन सेक्टर्स मूव करेंगे। तो 250 248 250 का पहला लेवल, और उसके बाद 268 270, यहाँ से ज्यादा के लिए इसको ना मेंटेन करें, क्योंकि फंडामेंटल्स उस तरीके से सपोर्टिव नहीं है। इन दो लेवल्स के लिए पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर। दीपक तोमर जी, प्रदीप सर, आपसे ये सवाल रहेगा। दीपक तोमर जी पूछ रहे हैं कि इनके पास केपीआईटी के 1000 शेयर हैं, 1270 रुपये पर इन्होंने खरीदारी इसमें की है, और जील के भी 5000 शेयर इनके पास है, 93 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है। अभी पूछ रहे हैं सर कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इनको दोनों ही शेयर्स में, तो क्या करें, कैसे रिकवर होगा इनका पोर्टफोलियो, कैसे लाल से हरा होगा इनका पोर्टफोलियो सर? सर मैं ना, मेरा एक नेगेटिव व्यू लास्ट 1.5 2 साल से झील में है। जी एंटरटेनमेंट जी। जो स्टॉक है, यहाँ पे ना हम लोगों ने 150 से एक बार सेल व्यू हमारा अभी भी कंटिन्यू है, और मुझे लगता है कि इजीली ना आपको 65 60 तक मिल सकता है। तो मैं बोलूंगा हर एक उछाल में ना आप सेल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ पॉजिटिव व्यू मेरा है नहीं है। और मुझे लगता है कि कभी भी कुछ मौका मिलता है तो आपको एग्जिट करने का ही सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक भी अभी आप देखेंगे अपने 20 50 100 200 जितने भी जो सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज हम लोग फॉलो करते हैं टेक्निकल में, सबके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और कोई भी बेस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जहाँ पे बेस फॉर्मेशन नहीं है, लगातार लोअर लो फॉर्मेशंस है। एक हर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग, डेली वीकली मंथली तीनों चार्ट में ही खराब है। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में पैसा रखना मतलब अपने आप को
खुद चेतावनी देना कि भैया आ जाओ, मेरे को लूट जाओ, ऐसा सिचुएशन है। तो मेरे को लगता है कि आपको बेच देना चाहिए। बाकी बात रहा केपीआईटी टेक्नोलॉजी, 1098 का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 980 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। नीचे आता है एक बार एवरेज भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। 980 के आसपास आता है उस टाइम पे। फिलहाल अभी तो अवॉइड, दोनों स्टॉक को ही फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर रहेगी। श्रवण सिंह जी, ये मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं। रचित सर, सवाल आपसे रहेगा। ये पूछ रहे हैं कि माधव कॉपर, इस पर एक व्यू दीजिए। ये अच्छा है, बुरा है, क्या करना चाहिए इसके अंदर, और एफआईआई डीआईआई जिसमें क्या कर रहे हैं, ये भी आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे माधव कॉपर पे सर। देखिए माधव कॉपर, अब माफी चाहूंगा, मतलब मैंने इस स्टॉक को कभी ट्रैक नहीं किया, और जी। जैसे ही आपने बोला मुझे हंसी इसी बात को लेके आ गई कि आज मेरे पास अमूमन ऐसे ही सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। देख लेते हैं, बट जिस तरीके से पूरी सिचुएशन है कि दे आर इनटू ट्रेडिंग 1%, सेल ऑफ गुड्स 88, जोग्राफिकल रेवेन्यू एक्सपोर्ट छोटा है, डोमेस्टिक इनका मार्केट बड़ा है, और 17 रुपए की एक इनकी बुक वैल्यू है। स्टॉक थोड़ा सा ना प्राइस टू बुक वैल्यू डिस्कम्फर्ट दे रहा है। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी नहीं है, जो कि आपको अब थोड़ी सी एक चेंज होती हुई दिख सकती है लुकिंग एट द कॉपर प्राइसेस। बट फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप बात करें और वैसे पूछें, तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी फॉर द टाइम बीइंग तो इस मूवमेंट के बाद, मतलब आप यही अगर दिसंबर में बात कर रहे होते व्हेन इट वाज समवेयर ट्रेडिंग एट 48-49 रुपीज, तो हम तब भी एक बार कंसिडरेशन का पॉइंट बता देते। बट जिस तरीके से ये मूव कर गया है, एक अच्छा आपको मूव दे दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करना चाह रहे हैं और स्टिक अराउंड करना चाह रहे हैं, आप अगर इस प्ले को और मूव करना चाह रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि 82 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन अभी कंटिन्यू करते हुए देख सकते हैं। बट टाइम एंड अगेन जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, जितना भी आपने मेटल में आप मूव देखा है, स्टॉप लॉस और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज द टेबल टर्न्स सिचुएशन बिल्कुल आपको हाथ से जाती हुई दिखेगी। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास आया है कमलेश कुमार जी का। प्रदीप सर, इनका सवाल ये है कि 1 लाख रुपए इनके पास इस वक्त हैं, और ये पूछ रहे हैं कि 1 महीने के लिए कहाँ पर लगा सकते हैं। अब मार्केट की सिचुएशन तो ऐसी है, और इनका व्यू भी बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 लाख रुपए ये 1 महीने के लिए कहाँ पर लगा दें। देखिए, मुझे लगता है कि आपको स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपके पास 1 लाख है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कीजिए। अब निफ्टी 20 ले लीजिए, क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अगर आप निफ्टी 20 लेते हो तो यहाँ पे नुकसान ज्यादा आपका कुछ होगा नहीं। ऑब्वियसली नेक्स्ट अगर 2-3 महीने में मार्केट रिकवर होता है, ऑब्वियसली टॉप्स आप देखिए 26,300 से मार्केट अभी 25 के नीचे चला आया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक करेक्शन हुआ है। तो आप अगर चाहेंगे तो मुझे लगता है कि निफ्टी 20 में इंडेक्स फंड में आप पैसा अगर लगाते हो तो भी चलेगा, निफ्टी 20 में लगाइए, ईटीएफ में वो भी चलेगा। ऐसे आप रणनीति रखिए। पर्टिकुलर एक दो स्टॉक्स, ऐसा 1 महीने का व्यू नहीं है मेरा अभी। ओके, रचित सर के साथ। रचित सर, वैसे तो आपका व्यू हम जानते ही हैं, और आप सवाल पे भी मुस्कुराई दिए थे, लेकिन फिर भी एक टेक आपका भी लेना चाहेंगे। हालांकि आपका नज़रिया क्लियर है सर कि इस वक्त बाज़ार से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना ही ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी अब हमारे पास सवाल आया है तो बातचीत इस पर करेंगे। कहाँ लगाएं सर 1 लाख रुपए नहीं, एक उससे महीने पहले में? देखिए मैं रचित रचित सर को मैं अभी नहीं देख पा रहा था, उनका छाया को देख पा रहा था। मतलब क्या हो गया सडनली, समझ नहीं आया। इस मार्केट में 2 दिन में इस मार्केट ने जिस तरीके से पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी बदल दी, हाउ डू यू थिंक आप 1 महीने में कुछ भी इस मार्केट में कर पाएंगे? एंड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है हम आगे आके, मतलब आज हमें थोड़ा सा टाइम हो गया, मार्केट जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से प्रदीप भाई बिजी चल रहे हैं और मैं थोड़ा सा हेल्ड अप चल रहा हूँ प्रैक्टिकली, वरना हमने दोनों ने मिलके ऐसी आपको कॉल्स दी हैं जो हफ्ते हफ्ते भर में आपको अच्छा पैसा बना के देती हैं। बट हम दोनों बैठ के पिछले 1 घंटे से आपको यही बात समझा रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, एवरेज भी नहीं करना है, दूर रहना है, लॉन्ग टर्म सोचो। आप 1 महीने का सवाल लेकर आ रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब इतना समझाने के बाद भी अगर यही हाल है तो कई कबार ऐसा लगता है कि शायद हम ही गलत है कहीं समझाने में, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं लोग। सिचुएशन बहुत खराब है। 1 महीने के लिए कोई लिक्विड फंड ढूंढ लीजिए,
उसमें पैसा पार्क कर लीजिए, जो बैंक एफडी से आपको हायर रेट पे पैसा देता हो। 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं है जो आप कर सकें।